हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल से और टाइटल से पता कर लिया होगा कि कोई ट्रेवल ब्लॉग नहीं है। ये एक तरीके का एजुकेशनल वीडियो बोल सकते हो और ट्यूटोरियल बोल सकते हो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कैसे करें एक्चुअली। और मर्चेंट नेवी का ये जीपी रेटिंग कोर्स आखिर है क्या, मर्चेंट नेवी में टोटल कितने कोर्स होते हैं, किस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, और कॉलेज की फीस कैसे होती है, इंडिया में कितनी कॉलेज है, और सबका रहना खाना एजुकेशन कैसी है, जहाज कैसा होता है, जहाज पे काम क्या होता है, तमाम बहुत सारे क्वेश्चन जो हर एक नए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाले बंदे के दिमाग में होते हैं। और इन सब के बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि आखिर हमें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अ, तो ये टॉपिक कोई इतना आसान टॉपिक नहीं है और इतना टफ टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि टफ इसलिए नहीं है कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, तो कोई टफ है नहीं। और आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारे अलग अलग चैनल पे बहुत सारे जो मेरे जैसे और बाकी बंदे हैं उन्होंने बता रखा, उन सबके वीडियो देखे, चेक किए और उनके ओपिनियन को समझा। आखिर उन्होंने कितना क्या बताया नहीं बताया, वो भी कहीं ना कहीं मर्चेंट नेवी से ताल्लुक रखते हैं या मर्चेंट नेवी में काम कर रहे होते हैं। सेम मैं भी मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा हूँ और पिछले मुझे मर्चेंट नेवी में काम करते 5 साल हो गए टोटल। पिछले 2 साल से मैं वर्ल्ड की बिगेस्ट शिपिंग कंपनी मर्स्क लाइन में काम कर रहा हूँ एज ए क्रू। सो पर कहीं भी मुझे एक ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें थोड़ा डिटेल में मतलब मैं ऐसा कहूँ कि गांव में एक जो बंदा बैठा है, कहीं किसी ढाणी में कोई बंदा बैठा है, किसी शहर में कोई बंदा बैठा है, उसकी मेंटल कंडीशन को समझते हुए वीडियो बनाया गया हो या उसकी फिनेंशियल कंडीशन को समझते हुए वीडियो बनाया गया हो, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो कैसी है उसको समझते हुए कोई वीडियो बनाया गया हो, ऐसी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया जनरली। बाकी वीडियो में ये आपको एलिजिबिलिटी ये सब बहुत सारी जगह मिल जाएगी, आपको गूगल करोगे मिल जाएगी, यूट्यूब करोगे मिल जाएगी। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि हमें ये मर्चेंट नेवी का ये कौन सा कोर्स करना चाहिए या क्यों करना चाहिए, आखिर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया, फील किया, उन सबको समअप करके आपके सामने पेश कर पाऊँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली मर्चेंट नेवी में ना 3 डिपार्टमेंट होते हैं बेसिकली। एक इंजन डिपार्टमेंट होता है, एक डेक डिपार्टमेंट होता है और एक सैलून डिपार्टमेंट होता है। तो सब फिर अगर 3 तरीके के डिपार्टमेंट है तो जाहिर सी बात है कि इनके अलग अलग कोर्स होंगे। तो जो डेक डिपार्टमेंट है वो जहाज का नेविगेशन देखता है, जहाज के डेक का मेंटेनेंस देखता है, कार्गो ऑपरेशन देखता है और बहुत सारे पेपर वर्क देखता है। कुल मिला के एक मैनेजमेंट तरीके का डिपार्टमेंट है जिनके हिस्से में बहुत सारे काम होते हैं। सेम इंजन डिपार्टमेंट होता है, उसमें बेसिकली ये है कि इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए एक इंजन रूम होता है जिसमें दुनिया भर की मशीनरी होती है। तो उनको मेंटेनेंस करना, वो सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही, रिपेयर करना और जहाज के इंजन को एनी टाइम रनिंग कंडीशन में रखना, तैयार रखना, बहुत सारे काम होते हैं जो इंजन डिपार्टमेंट करता है। और एक होता है सैलून डिपार्टमेंट जिसमें जनरली कुक होता है और एक जनरल सर्विस के लिए जिसको जीएस बोलते हैं वो होता है। किसी किसी जहाज पे एक सेकंड कुक बोल के भी होता है जो चीफ कुक के नीचे काम करता है। तो उनका काम होता है बेसिकली खाना बनाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाना, और जो भी जहाज पे प्रोविजन आता है मतलब खाने पीने का क्या सामान चाहिए, कितना स्टॉक में, स्टॉक की इन्वेंट्री लेकर रखना, ये सारे काम आते हैं उनके अंडर में। और इसके अलावा
ये तो बेसिकली 3 डिपार्टमेंट की मोटी मोटी बात हो गई। अब ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कोर्स हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, जिनमें से डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस हो गया, जिसको शॉर्ट में डीएनएस बोलते हैं, और एक बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री हो गई जो कि 3 साल की होती है। उसके अलावा एक जीएमई कोर्स होता है जो बंदे ऑलरेडी कहीं बीटेक कर रखी होती है उनके लिए होता है, ग्रेजुएट मैरीन इंजीनियरिंग करके कोर्स होता है। एक 4 साल का होता है जो सिंपल मैरीन इंजीनियरिंग होता है, मैरीन इंजीनियरिंग की डिग्री होती है इंजीनियर की। उसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होता है जहाज पे, तो उसका एक ईटीओ का कोर्स होता है। इसके अलावा एक सीसीएमसी कोर्स होता है जो सैलून डिपार्टमेंट के लिए, कुक वगैरह के लिए होता है, 6 महीने का कोर्स। और एक होता है जीपी रेटिंग, वो भी 6 महीने का कोर्स होता है, जनरल पर्पज रेटिंग। बेसिकली जहाज पर जितने भी काम करने वाले बंदे होते हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक रेटिंग या क्रू बोल सकते हैं, दूसरे ऑफिसर और इंजीनियर। ऑफिसर जो डेक डिपार्टमेंट में काम करते हैं डेक ऑफिसर, इंजन डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो इंजीनियर ऑफिसर और इंजीनियर्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम। इन इंजन रेटिंग या डेक रेटिंग में ज्वाइन करने के लिए ही जीपी रेटिंग कोर्स को डिजाइन किया गया है, और ये 6 महीने का कोर्स होता है। अब ऐसे बहुत सारे कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, आने वाली वीडियो में हम हर एक कोर्स पर बात करेंगे कि किस कोर्स की क्या क्राइटेरिया होता है, किस कोर्स को करने से क्या रैंक मिलती है, क्या ट्रेनिंग होती है, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है सब पर बात करेंगे। तो 1 बाय 1 अगर हम लेकर चलते हैं तो आज सबसे पहले हम जीपी रेटिंग की बात करते हैं। और क्योंकि जीपी रेटिंग की बात करना सबसे पहले इसलिए भी मेरे लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मैंने जीपी रेटिंग की, तो मैं आप सबको बता सकता हूँ ये जीपी रेटिंग का क्या कुछ सीन है। और बाकी कोर्स के बारे में इसलिए बता सकता हूँ कि उन रैंक के बंदे मेरे साथ काम करते हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है। इन सब के बीच में बेटर कोर्स कौन सा है ये मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि सारा कंपैरिजन करने के बाद, सारा आप नॉलेज गेन करने के बाद में आप खुद डिसाइड करो कि अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले जीपी रेटिंग कोर्स, जनरल पर्पज रेटिंग। तो ये एक 6 महीने का कोर्स है। कोर्स कहाँ करवाया जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मार्केट में मुझसे बहुत सारे बंदे मिलते हैं फेस टू फेस, भैया मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, मेरे पास मर्चेंट नेवी का कॉल लेटर आया, हाँ, और मर्चेंट नेवी का फॉर्म आया हुआ है, मेरा इंटरव्यू है मर्चेंट नेवी का। पता नहीं मार्केट में कितने ठग बैठे हैं। अब एक एक बंदे को तो समझाना आसान नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चलो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो है, पर मैं थोड़ा सा डीप में जाकर आप लोगों की प्रॉब्लम समझकर कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं जो आपसे रिलेट करे, आपके माइंड तक पहुंचे, आपके दिल तक पहुंचे। तो मैं कोशिश करूंगा। आप लोग भी अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लास्ट में एंड तक जरूर देखें। तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आज सिर्फ हम बात करेंगे ओनली जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर से जीपी रेटिंग कोर्स 6 महीने का होता है। इसके लिए अपना डीजी शिपिंग, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ये जो डिपार्टमेंट है उसने इंडिया में बहुत सारी जगह कॉलेज को मान्यता दे रखी है, जो कॉलेज ये कोर्स करवाती है। अब कौन सी कॉलेज है, कितनी कॉलेज है, इन सब की लिस्ट डीजी शिपिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पर अब ऐसा तो नहीं है कि सारी कॉलेज अच्छी हो या सारी कॉलेज बुरी हो, तो सब कॉलेज का अपना एक स्टैंडर्ड है। उनका स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि वो क्या एजुकेशन देते, क्या अकोमोडेशन देते, क्या ट्रेनिंग देते हैं, और आखिर क्या वो स्पॉन्सरशिप भी देते हैं या नहीं देते। तो इस हिसाब से उनका फीस स्ट्रक्चर भी वेरी होगा। जाहिर सी बात है कि किसी की फीस कम होगी, किसी की फीस ज्यादा होगी। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर होना चाहिए कि ये फीस अलग अलग क्यों है। तो फीस अलग अलग इसी वजह से होती है।
और फीस स्टार्ट कहाँ से होती है? तो जब मैंने कोर्स किया था, मैंने कोलकाता से कोर्स किया था और इसकी फीस थी लगभग 1,80,000 रुपये। अभी मैंने बहुत सारी वेबसाइट को सर्च किया, अलग अलग कॉलेज की वेबसाइट को, कोई 2 लाख, 2,20,000, 2,30,000। तो कहने का मतलब ये 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में हो सकती है, कितनी भी डिपेंड करेगा आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। तो ये हो गई फीस की बात। उसके बाद में हम पहुंचते हैं कि एज क्या होनी चाहिए। एज में भी मैंने देखा कि बेसिकली 17.5 साल से लेकर 25 साल तक हम ये कोर्स कर सकते हैं। एक वेबसाइट पे मुझे मिला कि ये 27 साल तक भी कर सकते हैं। एक वेबसाइट पे मुझे मिला कि अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो भी है, ये डिपेंड करेगा जब हम उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे उस टाइम हमारी उम्र क्या होगी, हम उनसे पूछ कर देखेंगे क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं मतलब 25 के पार हो गया तब भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हमें और अच्छे से बता देंगे कि भाई साहब हम आपको एडमिशन देंगे या नहीं देंगे। पर बेसिकली जो है वो है 17.5 से 25 साल। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? जीपी रेटिंग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सबसे लोअर कोर्स बोल सकता हूं मैं, या जिसमें हमें 10th पास होनी चाहिए। तो जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए। उसमें आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। स्पेशल एक है नोट यहाँ पे कि इंग्लिश में भी आपको 45% से नीचे नहीं होने चाहिए, कई कई जगह 40% भी मेंशन किया हुआ है। तो उससे नीचे तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए। और इसके अलावा 10th से अबव आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है वो मायने नहीं रखती। इसका कोई आपको अलग से बेनिफिट नहीं मिलेगा कि आपने 12th कर रखी है, आपने कॉलेज कर रखी है, आपने बीएड कर रखी है। नो मैटर आपने क्या कर रखा है, जब कोर्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th है तो बाकी आपकी कोई क्वालिफिकेशन आपको इस कोर्स में काम नहीं आएगी। यूं नहीं कहते आगे काम नहीं आएगी, वो अलग मैटर हो गया, इस कोर्स में काम नहीं आएगी। और साथ में एक और नोट है कि जरूरी नहीं आपने 10th कर रखी हो, अगर आपने आईटीआई कर रखी है या आपका कोई पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये एक एलिजिबिलिटी की बात हो गई। फिर से एक टॉपिक आता है कॉलेज। मैं आप सबको बता दूं कि सारी कॉलेज एक जैसी नहीं है। किसी का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, किसी का अकोमोडेशन अच्छा नहीं है, किसी का फीस स्ट्रक्चर ज्यादा है, किसी में स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो ये सबसे पहले देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं सारी कॉलेज की लिस्ट देखी, नाम देखे मैंने उनके, तो मैं यूं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम कॉलेज तो बहुत नॉर्मल स्टैंडर्ड की हैं। कुछ कुछ कॉलेज है जो हायर स्टैंडर्ड की भी हैं। उनके कॉलेज में कंपनियां आती हैं, प्लेसमेंट देती हैं या यू को स्पॉन्सर करती हैं। तो वो कॉलेज ठीक है, उनमें फीस देना भी काफ़ी हद तक जायज़ है। बाकी जगह आप कोर्स करते हो तो कोर्स कर लेना ठीक है, और उसके बाद में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो ये जॉब सिक्योरिटी पर भी हम आएंगे धीरे। अब कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? जनरली जीपी राइटिंग में कोई खास बुक्स नहीं होती, ओनली 2 बुक होती है। एक जीएस के जिसको जनरल शिपिंग नॉलेज बोलते हैं, एक एमई के मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज। यही 2 बुक चलती है पूरे 6 महीने के ट्रेनिंग में। इनकी थ्योरेटिकल क्लास आती है, प्रैक्टिकल क्लास आती है। इतना टफ कोर्स नहीं है। पर मैं आपको एक की बात बता दूं कि ये भी जरूरी नहीं है कि ये टफ कोर्स नहीं है तो हर कोई इसको पास कर लेगा। मैंने देखा था मेरे बैच में हम लोग तकरीबन कुछ 90 से बच्चे थे ऐसे कुछ, और उसमें से आधे से ज्यादा फेल कर गए। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये का है कि मैंने उन लोगों के साथ बात करता था, वो मेरे दोस्त थे, देखता था उनको उनको सिंपल सिंपल चीजें भी समझ में नहीं आती थी, टीचर क्या पढ़ा रहा है। और दूसरा, इसका जो पढ़ाई का मीडियम है वो इंग्लिश है। तो मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं वो गांव के हिंदी मीडियम से आते हैं। तो उनके लिए सिंपल इंग्लिश को पकड़ पाना भी मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से भी वो फेल कर जाते हैं। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आप जनरल इंग्लिश समझ पाते हो, तो ये कोर्स कर सकते हो। आप पास भी कर जाओगे, पहले भी बता चुका, कोर्स ज्यादा
टफ नहीं है। मेन प्रॉब्लम मीडियम की है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी की, आपकी डेडिकेशन की है। दुनिया में तो ऐसी कोई एग्जाम है नहीं जिसको पास नहीं की जा सकती, ये भी पास हो जाएगी। पर मेरे बैच में 45 बंदे फेल हुए थे, और ऐसा हर कॉलेज में कुछ ना कुछ बच्चे फेल होते ही हैं। एक बार फेल होने के बाद में, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, 2 चांस या कुछ 3 चांस ऐसे फिर से दिए जाते हैं एग्जाम देने के लिए। अगर आपने वो एग्जाम निकाल ली तो आपके ये रुपए बच जाएंगे, पास हो जाओगे, आपको आपकी जो भी सीडीसी या डॉक्यूमेंट होते मिल जाएंगे, नहीं तो आपके पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक नाम आता है स्पॉन्सरशिप। अब ये स्पॉन्सरशिप क्या भला है? देखो भाई साहब, एक्चुअली पहले क्या होता था, या अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारी जो कॉलेज है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है कि आ जाओ हमारे यहाँ पे, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोर्स करने के बाद आपकी जॉब भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। जब आप 6 महीने का कोर्स करके पास होकर अपने डॉक्यूमेंट लेकर निकलते हो, तब आपको कोई नहीं पूछता। मार्केट में जाओगे, मुंबई जाओगे, मैक्सिमम शिपिंग कंपनियां मुंबई में है, तो आप मुंबई अगर जाओगे तो कोई भी कंपनी आपको नौकरी देगी नहीं। सब बोलेंगे हम ट्रेनिंग को अलाउ नहीं करते। अब ये बताओ भाई साहब, जो बंदा कोर्स करके आया, ट्रेनिंग करके आया, उसके पास एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? आप नौकरी दोगे तो उनको एक्सपीरियंस आएगा, पर उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, वो ट्रेनिंग को नौकरी नहीं देते। सिंपल बात। तो आधी से ज्यादा कंपनियों का हिस्सा तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं स्टैंडर्ड की जिनमें ट्रेनिंग की रैंक ही हटा दी। आप सोचो, ये बहुत सोचने की बात है। जो ट्रेनी रैंक होती है, जैसे जीपी रेटिंग करके आप ट्रेनी ओएस में जाओगे या ट्रेनी वाइपर में जाओगे, तो मैक्सिमम कंपनियों में ट्रेनी ओएस और ट्रेनी वाइपर की रैंक ही हटा दी, तो उनको आपसे वैसे ही मतलब नहीं है कि आपने क्या कर रखा है, कहाँ से कर रखा है। कुछ कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो आपको ट्रेनी ओएस और ट्रेनी वाइपर, अगर उनके पास रियल में रिक्वायरमेंट होती है तो आपका सर्टिफिकेट देखेंगी, और अगर उनको छोटा सा कोई इंटरव्यू लेना होगा तो लेंगी। उनको रियल रिक्वायरमेंट होगी तो आपको जॉब मिल सकती है, पर उसके चांसेस बहुत बहुत कम है। फिर आखिर जॉब मिलेगी कैसे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर्स कर लेना बड़ी बात नहीं है, कोर्स कोई भी कर सकता है। कोर्स करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी, ये मेन क्वेश्चन है। उसके लिए दो तरीके, जैसे ये स्पॉन्सरशिप नाम की बला। आजकल क्या होते हैं, कुछ कंपनियां हैं जिनके खुद के अपने इंस्टीट्यूट भी है। जैसे मैं चेक कर रहा था, ग्रेट ईस्टर्न का अपना खुद का इंस्टीट्यूट है, और कुछ कुछ एक नुसी है, वो भी एक अच्छी कॉलेज है, टीएस रहमान अच्छी कॉलेज है, और ऐसे और बहुत सारी कॉलेज आपको मिल जाएगी जो अच्छी अच्छी कॉलेज होती है। वो क्या करती है कि उनकी कॉलेज में कंपनियां आती है, वो इंटरव्यू लेती है और आपको स्पॉन्सरशिप करती है कि आप ये ट्रेनिंग कर लो, पास कर लो, आपको जहाज भर हम भेजेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि शिपिंग कंपनियां अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डालती है कि ये कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप का जो इंटरव्यू है या टेस्ट है वो चालू है, आप आकर यहाँ टेस्ट दें, इंटरव्यू दें, आप पास हो जाओगे तो आपको स्पॉन्सरशिप हम करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। अगर हमें कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप करती है और उसके बाद हम कोर्स में एडमिशन लेते हैं, कोर्स पास करते हैं, तो हमारे पास एक जॉब सिक्योरिटी है कि हम जाकर उस कंपनी में बोलेंगे भाई साहब हमने कोर्स पूरा कर लिया, ट्रेनिंग पूरी कर ली, ये डॉक्यूमेंट है, तो वो लोग आपको जॉब पर भेज देंगे। तो आई होप आपको ये पता चला कि जॉब का क्या सीन है। पर एक मुद्दा ऐसा जिसको मैं टच करना चाहूंगा, ये स्पॉन्सरशिप बहुत कम लोगों को मिलती है, प्लेसमेंट बहुत कम लोगों को मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी इंडिया की कॉलेज चलेगी नहीं या उनमें एडमिशन होगा नहीं। हर कॉलेज में एडमिशन होते हैं, हर कॉलेज की सीट भरी रहती है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है। तो किसी को कितना भी समझाओ या ना समझाओ, वो लोग कोर्स में एडमिशन ले ही लेंगे। तो जब एडमिशन ले लेते, 6 महीने में पास भी कर लेते, चले जाते मुंबई। मुंबई का सीन मैंने आपको पहले बता दिया। अब मुंबई में कॉन्सेप्ट आता है एजेंट का, शिपिंग कंपनियों के एजेंट। कुछ बड़ी कंपनियों को, स्टैंडर्ड कंपनियों को अगर छोड़ दिया जाए, तो ऑलमोस्ट हर कंपनी में एजेंट के थ्रू ही हमें नौकरी मिल सकती है। अब उसके पीछे रीजन है, भाई साहब कंपनी में जो करो मैनेजर बैठा है उसको पता है कि मार्केट में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, मुझे तो किसी ना किसी बंदे को जहाज पर भेजना है। अगर उस बंदे को जहाज पर भेजने के एवज में मुझे कुछ रुपया मिल जाता है,
तो उसमें मेरा क्या जा रहा है? तो आपसे डायरेक्ट रुपए मांगेगा नहीं कभी भी। उसके लिए कोई ना कोई एजेंट होगा। वो एजेंट कहाँ मिलते हैं? तो कोई रोड पे चलते मिलते नहीं है। ये मुंबई जाने पर ही पता चलता है। सब पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर सर्कुलेट होते हैं, कैसे ना कैसे एजेंट के नंबर हमारे पास पहुंच ही जाते हैं। तो वो एजेंट के पास जाएंगे तो बोलेंगे हाँ करवा देंगे, रुपए ही लगेंगे। अब रुपए सुनो, रुपए सुन के आपको पता चलना चाहिए। सीधे 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, भाई साहब इतना बड़ा अमाउंट कम नहीं है। बात ये नहीं कि आप दे नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, आप दे दोगे। उसके बाद क्या गारंटी कि आपको जॉब मिल जाएगी? प्लस 3 लाख या 2 लाख रुपए आपने एजेंट को दे दिए, 2.5 लाख रुपए आपने जीपी रेटिंग कोर्स के दे दिए, और 50-60 हजार रुपए ऐसे ट्रेवलिंग, पेपर, ये इन सब का खर्चा चला जाएगा। टोटल 6 लाख रुपए हो गए। आप ये खर्चा निकालोगे कहाँ से? आपकी सैलरी कितनी होगी और जॉब सिक्योरिटी क्या होगी? ये तो जॉब ने आपने देखी नहीं है अभी तक। उससे पहले आपका 6 लाख रुपए खर्चा हो चुका। आप जॉब कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे, टिक पाओगे नहीं टिक पाओगे? भाई साहब ये सब क्वेश्चन माइंड में होना जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था मेरे माइंड में कुछ नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जगह नहीं बनाई, जगह बनाई। ये सब क्वेश्चन माइंड में ना होने के बाद भी, बहुत सारी प्रॉब्लम झेलने के बाद भी, ये मुंबई में एजेंटों का सीन देखने के बाद भी मैंने जगह बनाई। आज दुनिया के नंबर 1 कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक सैलरी है मालिक की दया से। पर इन सब के बीच में कितनी प्रॉब्लम आई, कितना टाइम लगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये सब टाइम देने के बाद मैं क्या खो रहा हूँ, क्या पा रहा हूँ, ये चीजें सामने वाला इंसान नहीं समझ सकता। और वीडियो में इस चीज के लिए नहीं बनाया कि मैंने क्या खोया क्या पाया, तो वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो मुंबई में एजेंट का कॉन्सेप्ट है, कई लोगों के रुपए फ्रॉड एजेंट लेके भाग जाते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता, पुलिस भी कुछ कर नहीं पाती, और किसी एक गरीब परिवार से आए हुए बच्चे के सारे पैसे लूट जाते हैं। कई के बार तो डॉक्यूमेंट लेके भाग जाते हैं। ये कोई डरने या डराने की बात नहीं है। पर मैं इसीलिए, ये वीडियो लंबा हो गया, मुझे नहीं पता ये कितनी देर चलेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो, नहीं तो बाहर हो सकते हो और कोई वीडियो देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे, पर मुझे लगा मुझे डिटेल में बात करनी चाहिए। तो ये एजेंट का कॉन्सेप्ट बहुत बुरा है मुंबई में। सब लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलती नहीं है। जब स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती और कोर्स कर लेते, फिर मुंबई में एक लंबा स्ट्रगल है। ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिलेगी ही नहीं, जॉब 100% मिल जाएगी, आज तक सबको मिलती आई है। पर कितना टाइम लगेगा, कितने रुपए लगेंगे और कितने परेशान होगे, ये सिर्फ आप जान सकते हो। मैंने फेस किया मैं जान सकता हूँ, किसी और ने फेस किया वो जान सकता है। और जब आप करोगे तब आप ही सिर्फ जानोगे। पर ये कितना भी लॉस हो सकता है, 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का लॉस हो सकता है। हो सकता है आपको जॉब 2 महीने 3 महीने मिल जाए, 6 महीने में मिल जाए, 12 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकती है। तो मैंने आपको बता दिया जॉब का क्या सीन होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको कैसे तैसे जॉब मिल भी गई, मान लो, तो आप जहाज को जब ज्वाइन करोगे आपकी सैलरी क्या होगी, आपकी रैंक क्या होगी, आपका काम क्या होगा? देखो, एक चीज यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दुनिया में सारी चीजें अच्छी नहीं होती और सारी चीजें बुरी नहीं। अगर रोड की बात करें तो रोड पे ऑटो भी चलता है, अल्टो भी चलती है और बीएमडब्ल्यू भी चलती है। अब एक ड्राइवर है बीएमडब्ल्यू का, उसका स्टैंडर्ड देखो, एक ड्राइवर है ऑटो का, उसका स्टैंडर्ड देखो। तो दोनों में काम करने का जगह जगह के अनुसार अंतर होता है। ऐसे ही पानी में नॉर्मल कंपनियों के जहाज भी चलते हैं, लोअर क्लास कंपनी के जहाज भी चलते हैं, और बहुत हाई स्टैंडर्ड कंपनी के जहाज भी चलते हैं। डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। फिर भी ऑन एन एवरेज मान लिया जाए तो अगर आप किसी इंडियन अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेके 20,000 रुपए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 25,000 रुपए इंडियन मनी हो सकती है। सेम अगर आप फॉरेन की अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी हो सकती है $400, $300, जो कि 25,000 से 30,000, मैक्सिमम 35,000 तक जा सकती है। तो ये सैलरी रहेगी। हाँ, और जो मैंने मिनिमम बोला उससे मिनिमम भी हो सकती है। सेम अगर अच्छी स्टैंडर्ड की कंपनी होगी
उसके रूल्स रेगुलेशन भी अच्छे होंगे। आपकी ड्यूटी का क्या टाइम है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, सब कुछ बराबर से फॉलो होगा। पर हर कंपनी में ये फॉलो नहीं होते। किसी कंपनियों में मनमानी चलती है। आपका ज्यादातर जॉब का कोई टाइम नहीं होगा। आप को सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करना पड़ रहा है, कभी रात को काम करना पड़ रहा है, कभी रात को 2 बजे 12 बजे जाना पड़ रहा है, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ी कंपनियों में नहीं होता, बड़ी कंपनियों में भी हमें रात को काम करना पड़ता है। पर उसके लिए फिर या तो पहले रेस्ट दिया जाता है या बाद में रेस्ट दिया जाता है, पर प्री प्लान्ड चीजें होती हैं, रेस्ट जरूर मिलेगा। पर नॉर्मल कंपनियों में ये पॉसिबल नहीं है। आपको हो सकता है पहले रेस्ट ना दिया और बाद में बहुत कम रेस्ट दिया हो। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि आपकी रैंक क्या होगी। देखो, अगर आपने जीपी रेटिंग कर रखी है तो आप अगर डेक डिपार्टमेंट चूज करते हो तो आप ट्रेनी ओएस में जाओगे। अगर आप इंजन डिपार्टमेंट चूज करते हो तो आप ट्रेनी वाइपर में जाओगे। अब इनका काम क्या होता है वो किसी और वीडियो में। और एक बात, अगर आप जब कॉलेज में एडमिशन लोगे तो थोड़ी रिसर्च खुद करो। आप बहुत सारे कॉलेज में आप 1 बाय 1 कॉल करो। टीएस रहमान में कॉल करो, बीपी मरीन में कॉल करो, ग्रेट ईस्टर्न में कॉल करो, नूसी में कॉल करो, और बहुत सारी कॉलेज है। इनके नंबर आपको गूगल करोगे तो मिल जाएंगे। आप कॉल करो, उनकी प्रोसेस जानो। जीपी रेटिंग का जो कोर्स होता है, एक जनवरी में स्टार्ट होता है, एक जुलाई में स्टार्ट होता है। साल में 6 6 महीने के 2 कोर्स होते हैं। पर एक जानने की बात यह है कि आप जो भी फीस दे रहे हो जीपी रेटिंग कोर्स के लिए, 2 लाख, 2,30,000, 2,20,000 या 2.5 लाख, जो भी, उन सब फीस में आपकी ट्रेनिंग, आपका अकोमोडेशन, आपका खाना और आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ इंक्लूडेड रहेंगे। आपको बाहर से पैसे नहीं देने किसी भी चीज़ के लिए। और मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फालतू एजेंटों से बचे। जो भी मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी भी बुक डिपो पे मर्चेंट नेवी के फॉर्म नहीं आते। कोई भी कंपनी और कोई भी कॉलेज आपको घर पे कॉल लेटर नहीं भेजता। तो ये एक बहुत बड़ी बुरी बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास कॉल लेटर आया, कॉल लेटर आया। सब फर्जी होते हैं। कोई कॉल लेटर नहीं भेजता, कोई बुक डिपो पे फॉर्म नहीं आता। ठीक है, इसके लिए हमें बता दिया जनवरी और जुलाई में कोर्स स्टार्ट होते हैं। डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेने जाना होता है। उनकी अपनी छोटी प्रोसेस हो सकती है कि आपका छोटा सा इंटरव्यू ले या टेस्ट कराए, वो कॉलेज करवाएगी। तो अगर कॉलेज करवा रही है, खुद प्रॉपर कॉलेज आप जाओ, उसमें देखो, चेक करो। कुछ कुछ लोग जयपुर में ऑफिस खोल के बैठ गए, दिल्ली में, नोएडा में, छोटी छोटी अपने स्तर पे ही वो छोटा सा टेस्ट करवा देते, रिजल्ट देते थे, और आपको कॉल लेटर भी भेज देते। रुपए ले लेंगे, या तो रुपए लेकर भाग जाएंगे। ये भी नहीं पता कि हमारा वो एडमिशन कहीं करवाएंगे भी या नहीं करवाएंगे। या किसी ने मान लो किसी कॉलेज में एडमिशन करवा भी दिया, तो वो कैसी कॉलेज में एडमिशन कराया, कितनी नॉर्मल थी, लोअर क्लास थी, या किस कॉलेज में कराया, कौन जानता है। इसलिए अपनी स्तर पर सारे कॉलेजों में कॉल करें, गूगल से नंबर लें और एड्रेस चेक करें, फीस स्ट्रक्चर पूछें, और उस कॉलेज का नाम डालकर यूट्यूब करें। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ये वीडियो पूरा देखो, समझो, एकदम अपने पूरे ब्रेन का यूज करो। इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे कोर्स करना चाहिए, तो कोर्स में एडमिशन लो। आगे ऐसा नहीं है, ब्राइट फ्यूचर है। जनरली लोग मर्चेंट नेवी की खास चीज एक ही है कि बहुत सारे लोग ज्यादातर ब्राइट साइड ही दिखाते हैं, डार्क साइड कोई दिखाता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह डार्क साइड भी होती है, ब्राइट साइड भी होती है। अपना ब्रेन खुद चलाओ, खुद दिमाग। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन सब के बाद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है जिसको मैं टच नहीं कर पाया हो, वहां तक पहुंच नहीं पाया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं अभी आज बहुत शॉर्ट में समझाया जीपी रेटिंग यानी डेक रेटिंग या इंजन रेटिंग जो भी होता है उनके काम को लेकर। आने वाले टॉपिक में उन काम कैसे होता है दिखा सकता हूँ, और कुछ मेरी क्लिप डाल सकता हूँ,
और डे कैडेट के लिए क्या करना होगा, इंजन कैडेट के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के लिए, चीफ कुक के लिए, उनके भी वीडियो आएंगे। आज ये कंप्लीटली जीपी रेटिंग का वीडियो था। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आप सबसे अलविदा। फिर मिलेंगे किसी नए ट्रेवल ब्लॉग में और एजुकेशनल या इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टाटा बाय बाय।